हेलो एवरीवन। ये वीडियो है सीए फाइनल ऑडिट की जो आरटीपी है नवंबर 17 की, उसके ऊपर। आरटीपी में 50 क्वेश्चंस है। अगर मैं ए और बी जो सब क्वेश्चंस है, अगर मैं इनको ऐड करूं तो 50 क्वेश्चंस है, 50 क्वेश्चंस है। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, हम सब जानते हैं। 50 क्वेश्चन है, अराउंड 200 मार्क्स के हैं और इसमें से आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। पिछले एग्जाम में भी काफ़ी पूछा गया था, अभी भी पूछने के चांसेस है, करेक्ट। लेकिन इतने सारे क्वेश्चंस है और एग्ज़ाम के पहले हमारे पास समय कम होता है, तो मैंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है मैं आपको बता दूं। मैं वीडियोस के अंदर, करेक्ट, सबसे पहले मैं ऐसे के जो क्वेश्चंस है, ऐसे के जो क्वेश्चंस है वो कवर करूंगा। ऐसे के आपका क्वेश्चन नंबर 1 उसके 4 सब पार्ट्स है और क्वेश्चन नंबर 2 उसके भी 4 सब पार्ट है, वो मैं कवर करूंगा। ठीक है, वो कवर करूंगा। फिर जो मिसलेनियस टॉपिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स के सारे क्वेश्चंस है वो मैं कवर कर लूंगा। समय बचाने के लिए और इस वीडियो को बहुत प्रोडक्टिव बनाने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए मैं कुछ चीजें कवर नहीं करने वाला हूं। मैं कंपनी ऑडिट के क्वेश्चंस कवर नहीं करूंगा क्योंकि बहुत आसान से है, बहुत ही सिंपल से है, करेक्ट। और मैंने एक सिंप्लीफाइड पूरी फाइल बनाई है, पूरी हाईलाइटिंग 50 के 50 क्वेश्चंस पढ़ के उसको सिंप्लीफाई करके, उसको हाईलाइट करके, उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करके, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट, क्या फ्लो में पढ़ना चाहिए, क्या शॉर्टकट के साथ पढ़ना चाहिए, उसको ध्यान में रख के पूरी फाइल बनाई है। तो कंपनी ऑडिट का मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चंस है और ये फाइल आपको हेल्प करेगी। ऑडिट रिपोर्ट की भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस है, वो भी मैं कवर नहीं करूंगा। प्रोफेशनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स के बहुत आसान क्वेश्चंस है, वो भी मैं कवर नहीं करूंगा। ठीक है, तो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पूरा कवर करने वाला हूं, मिसलेनियस टॉपिक सारे कवर करने वाला हूं, करेक्ट। आपके और कुछ चीज़ें जो बहुत आसान है, बहुत आसान है, वो मैं कवर नहीं करूंगा। आप डायरेक्ट ये फाइल से आप कर लीजिए। प्रोफेशनल कंपनी ऑडिट की चीज़ें, ऑडिट रिपोर्ट की चीज़ें, प्रोफेशनल एथिक्स और टैक्स ऑडिट की चीज़ें बहुत आसान है, डायरेक्ट फाइल से आप कर लीजिए। आपके लिए ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होगी। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपको लगता है कि आपको क्वेश्चंस आते हैं, कुछ क्वेश्चंस में डाउट है, तो मैं कोशिश करूंगा कि डाउनलोड जो फाइल है मैं हर क्वेश्चन के बाजू में लिख दूं कि कौन से मिनट से ये शुरू होते हैं। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको देखना है तो आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो वो पर्टिकुलर मिनट पे और आप वो देख सकते हो। मैं या तो ये फाइल में इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, इट विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो उस बात का भी आप ख्याल रखें। ये एक्सप्लेनेशंस मैं बहुत ही शॉर्ट रखने वाला हूं, टू द पॉइंट, जितनी ज़रूरत है उतना ही रखने वाला हूं। ठीक है, और इसको एफिशिएंट, इफेक्टिव आपके लिए बेस्ट कैसे बना सकते हैं उसका मैंने पूरा ख्याल रखा है। दूसरी बात, हमारी एक मास्टर लिंक है। ये लिंक पे अगर आप जाएंगे तो एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे वीडियोस और फाइल्स है वो सब आपको एक जगह पे मिल जाएंगे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तीसरी बात, ठीक है, एसएफएम के पेपर के बाद में रात को 9 बजे, उसके अगले दिन छुट्टी है रात को 9 बजे, उसके अगले दिन रात को 9 बजे, 3 दिन लगातार रात को 9 बजे लाइव डाउट सेशन रहने वाला है यूट्यूब के ऊपर। देयर विल बी अ लाइव डाउट सेशन ऑन द यूट्यूब, तो वहां पे आप अटेंड करिए, वहां पे डाउट्स पूछिए। दूसरी बात, आप आपकी डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाइए, उसकी भी लिंक डाउनलोड सेक्शन में, वेबसाइट पे डिस्कशन पॉइंट करके एरिया है, जितने चाहे उतने डाउट्स हो आपको, इतने भी डाउट्स है सारे के सारे मैं प्रायोरिटी पे सारे के सारे डाउट्स आपके कंटिन्यूअस बेसिस पे सॉल्व करते रहूंगा। ठीक है, तो पोस्ट इट ऑन द वेबसाइट, मैं सारे डाउट्स सॉल्व करते रहूंगा। ओके गाइज, एज सेड, पहले एसएस कवर करते हैं और उसके बाद में मिसलेनियस टॉपिक्स कवर करते हैं। और इसमें अगर आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जाना है तो या तो फाइल में या तो डिस्क्रिप्शन में आपका मिनट लिखा रहेगा, कौन सा
कौन सा पर्टिकुलर, फाइल की लिंक भी वहीं पे होगी, कौन सा पर्टिकुलर क्वेश्चन कब शुरू होता है वो दिया हुआ है। इससे आप एफिशिएंटली और इफेक्टिवली चीजों को कवर कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A। पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 4 पार्ट्स है, इसमें 8 क्वेश्चन पूरे ऐसे से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है ऐसे 570 पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक कंपनी के बारे में दिया हुआ है कि एक कंपनी है, वो कंपनी स्टील इंडस्ट्री में कंपनी है, उन्होंने गलत काम किया, ब्राइब देके गलत तरीके से कोल माइंस का अलॉटमेंट हुआ, करेक्ट, फ्रॉड किया उन्होंने, पकड़े गए वो लोग। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने पूरा सपोर्ट उनसे निकाल लिया है। पैसों की कमी के कारण मैसिव लॉसेस में चल रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू मैसिव लॉसेस, बहुत लॉसेस हो चुके हैं। पैसों की कमी, अब लॉसेस की वजह से सैलरी भी पे नहीं कर पा रहे हैं, अब कुछ लोग छोड़ के भी जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात, इन सबसे कैसे डील करेंगे, कैसे वापस आएंगे, कैसे इनसे निपटेंगे, इसका कोई प्लान उनके पास में नहीं है। ऐसा ये बहुत ही पॉपुलर ऐसे 570 का केस है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी पॉपुलर केस, बहुत ही सिंपल सा भी है। क्या करेंगे आप, इसका जवाब कैसे देंगे? ध्यान से देखिए, आप डायरेक्टली कंक्लूजन पे जंप नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको ऐसे 570 गोइंग कंसर्न से डील करता है, ऐसा आपको रेफरेंस देना है, फर्स्ट पॉइंट। फिर आपको ऐसे 570 में क्या बोला है उसके बारे में। ऐसे 570 में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिटरमाइन अबाउट द गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंजम्पशन वैलिड है कि नहीं, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। गोइंग कंसर्न के ऊपर मटेरियल अनसर्टेनिटीज, क्या बड़ी बड़ी अनसर्टेनिटीज, वेदर गोइंग कंसर्न इज इन डेंजर एंड, ठीक है, जब बहुत गोइंग कंसर्न डेंजर में होता है और लोगों को बताना जरूरी होता है, उसको बोलते हैं मटेरियल अनसर्टेन। ये भी पता लगाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? ऑडिटर की जिम्मेदारी है इज टू स्टडी, अंडरस्टैंड, इवैल्यूएट कि मैनेजमेंट का जो असेसमेंट है गोइंग कंसर्न का वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो 570 का रेफरेंस दीजिए, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाइए, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाइए, करेक्ट। फिर ये बताइए, ठीक है, आपने 570 का रेफरेंस देके उसकी जो इनिशियल बातें कर दी, फिर केस के बारे में बताइए, जो मैंने अभी आपको बताया कि कितने निगेटिव फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, पूरी लिस्ट लिखिए, पूरा का पूरा लिखिए। यू शुड राइट कंप्लीट थिंग। आपका आंसर 1.5-2 पेज में जाना चाहिए, ठीक है। कौन से निगेटिव फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है, कौन से निगेटिव लोग छोड़ के जा रहे हैं, ऑपरेशनल इंडिकेटर्स है, लीगल प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं तो अदर इंडिकेटर्स है, कौन सी निगेटिव बातें हो सब बताइए। फिर उसमें बताइए इतनी निगेटिव बातें और कोई प्लान नहीं है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट। स्ट्रेट अवे जैसे ही उन्होंने ऐसा बोला कि कोई प्लान नहीं है, मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन हमको सही नहीं लग रहा, इनअप्रोप्रिएट लग रहा है, ठीक है। अब आप, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फ्लो है, ऐसे रेफरेंस, उसकी बातें, केस डिस्कशन एंड नाउ कंक्लूजन। फिर कंक्लूजन पे जाइए आप, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्लियर कट बताइए कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनअप्रोप्रिएट है, तो हम मैनेजमेंट के पास जाएंगे, डियर मैनेजमेंट, आप गोइंग कंसर्न अजम्पशन इज इनअप्रोप्रिएट, ठीक है। सो वी रिक्वेस्ट यू कि यू एडजस्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस को छोड़कर आप रियलाइजेबल वैल्यू बेसिस पे आप आ जाइए। आप सबके एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे, लिक्विडेशन बेसिस पे आ जाइए, एसेट्स को रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आ जाइए, लायबिलिटीज को पेएबल वैल्यू पे लेके आ जाइए। नोट्स टू अकाउंट्स में पूरा डिटेल दीजिए कि आपने क्या किया है, व्हाट यू हैव डन, एंड बुक ऑल योर लॉसेस। जितने भी आपके लॉसेस हैं, सारे के सारे लॉसेस आप बुक कर लीजिए, ठीक है। इफ मैनेजमेंट अग्री, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इफ मैनेजमेंट डोंट अग्री, मतलब गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है लेकिन मैनेजमेंट एडजस्टमेंट्स और नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोजर के तैयार नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, ऐसे 570 में तो ऐसा लिखा है, जब ऐसा हो तो डायरेक्ट एडवर्स देने का आपने सोचना चाहिए। लेकिन हमारा जो आरटीपी का आंसर है उसमें डायरेक्टली एडवर्स के बारे में नहीं बोला है। सो बी केयरफुल, डायरेक्टली आरटीपी के एडवर्स के बारे में नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि सी हाउ इज द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट कैसा है वो देखिए। इफ देयर इज नो परवेसिव इम्पैक्ट, जैसे कुछ कंपनीज की बैलेंस शीट होती है, सारे मतलब एसेट साइड में आपको दिखेगा
करंट इन्वेस्टमेंट्स है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है, कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, ऐसे बैलेंस शीट्स को गोइंग कंसर्न का असर नहीं पड़ता। ऐसे भी रियलाइजेबल वैल्यू पे थे और ऐसे भी रियलाइजेबल वैल्यू पे थे। तो अगर परवेसी इफेक्ट नहीं है तो आप क्वालिफाई कर दीजिए कि उन्होंने गोइंग कंसर्न का इफेक्ट नहीं दिया, नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं डाला, उससे मटेरियल इंपैक्ट हो रहा है, क्वालिफाई करके छोड़ दीजिए। लेकिन अगर ऐसी बैलेंस शीट है जहां पे बहुत सारे फिक्स्ड एसेट्स है और गोइंग कंसर्न का बहुत असर पड़ता है उसके ऊपर हिस्टोरिकल कॉस्ट से रियलाइजेबल वैल्यू पे जाने के लिए, तो फिर आपने बोलना चाहिए परवेसी इफेक्ट है, एडवर्स आप देकर एडवर्स इंपैक्ट है ऐसा बोलकर आप आगे चलिए। करेक्ट? तो गिव ऐसे रेफरेंस, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एसेस, देन एक्सप्लेन द केस एंड देन एक्सप्लेन द कंक्लूजन। आइदर यू कैन गो फॉर क्वालिफिकेशन और यू कैन गो फॉर एडवर्स। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1B। 1B की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये पिछले बार का अमेंडमेंट है। प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले बार का अमेंडमेंट है। करेक्ट? लेकिन पिछले बार कोई सवाल नहीं पूछा, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये पिछले साल के आरटीपी में भी था और पिछले समय के आरटीपी में था, इस समय के आरटीपी में भी है, रिपीट हो रहा है। क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं आपको पता है। अगर आपको नहीं पता है, इफ यू डोंट नो व्हाट इज प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। 10 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है, यूट्यूब पे डाला हुआ है उसकी लिंक। ठीक है, वीडियो आप वो देख लेना। इफ यू डोंट नो प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो 10 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली। अभी इसमें क्या पूछा है मैं आपको बता दूं कि प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो रहा है और आपको ये ऑडिट ऑफर किया गया है। तो ऑफर एक्सेप्ट करते वक्त करने से पहले, ठीक है, आप अग्रीमेंट में कौन सी बातें लिखवाओगे, आप अग्रीमेंट के अंदर जो अग्रीमेंट बन रहा है उसमें कौन सी बातें लिखवाओगे। ठीक है, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम लिखवाएंगे नंबर 1, प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो फॉर्मेट यूज होता है, जो फॉर्मेट यूज होगा, जो फॉर्मेट रहेगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं उसको टेक्निकली नाम दिया जाता है क्राइटेरिया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए होता है उसको हम बोलते हैं एफआरएफ। जो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं उसके लिए जो बेस यूज होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। लेकिन प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए जो बेस यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राइटेरिया। तो अग्रीमेंट में लिखा जाएगा नंबर 1, इट इज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियरली एक्सप्लेन, नोट्स टू अकाउंट्स में क्लियरली एक्सप्लेन करे कि प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त क्राइटेरिया क्या यूज किया गया, व्हाट क्राइटेरिया वाज यूज्ड। जैसे आईसीडीआर, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2009 एंड गाइडेंस नोट जो निकाल चुके हैं, ठीक है, उसमें फॉर्मेट्स दिए हुए। तो फॉर्मेट कौन सा यूज किया गया, प्रिंसिपल्स कौन से यूज किए गए, इसको अच्छे से नोट्स टू अकाउंट्स में एक्सप्लेन करना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अग्रीमेंट में लिखा रहेगा। नंबर 2, क्राइटेरिया को समझाने के बाद, क्राइटेरिया को इंप्लीमेंट करना, क्राइटेरिया को पूरा इंप्लीमेंट करना, पूरा फॉर्मेट फॉलो करना, सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करना, ये भी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, वेरी सिंपल, कनेक्टेड है। देखो पहले पॉइंट से कनेक्ट किया मैंने। ठीक है, तीसरा, पूरे प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद इसके जितने भी वर्किंग नोट्स होंगे, इसमें 2 तरह की कंपनीज होती है। जो कंपनी एक्विजिशन कर रही है, मर्जर कर रही है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल पार्टी, जो ये पूरा बनाने वाली है, और जो दूसरी कंपनी उसको बोलते हैं एक्वायरी। ठीक है, जितने भी वर्किंग नोट है रिस्पॉन्सिबल कंपनी के, रिस्पॉन्सिबल पार्टी के या एक्वायरी पार्टी के, पूरे जितने भी वर्किंग नोट्स है आपको ऑडिटर के साथ में शेयर करने पड़ेंगे। अगर कभी ऑडिटर बोले कि मुझे एडिशनल चीजें बना कर दो,
वर्किंग नोट्स के हिसाब से एडिशनल चीजें बना के दो तो एडिशनल भी बना के देना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट, इंक्वायरी। ऑडिटर शुड हैव एक्सेस टू डू इंक्वायरी टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन टू एम्प्लॉयज ऑफ बोथ द कंपनीज। जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है उसके जो एम्प्लॉयज है उनको भी एक्सेस होना चाहिए, और जो अक्वायरी कंपनी है उसके जो एम्प्लॉयज है उसके लिए भी एक्सेस होना चाहिए, दोनों के लिए एक्सेस होना चाहिए। गेटिंग दिस पॉइंट? तो बहुत सिंपल, बहुत आसान अग्रीमेंट हम बनवाएंगे, ठीक है। क्राइटेरिया को पूरा डिस्क्लोज करना आपकी जिम्मेदारी, उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी। फॉलो करने के बाद में जितने वर्किंग नोट्स बनाए वो हमको दीजिए, हम कुछ एडिशनल बनाने के लिए बोले तो वो भी हमको दीजिए, करेक्ट। एंड देन उसके बाद में लास्ट थिंग इज आपको एक्सेस, यू नीड टू गिव अस एक्सेस। आप पूरा हमको एक्सेस देंगे, कंप्लीट एक्सेस देंगे इंक्वायरी के लिए, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और एक्वायरिंग कंपनी दोनों के लोगों से बातचीत करने के लिए, ठीक है। दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज SRE 2400, ठीक है। सुनिए, मैं आपको हर क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को याद रखने का मैं एक फ्लो, हर क्वेश्चन को याद रखने का एक सिंप्लीफाइड फ्लो और उसका शॉर्टकट, आई विल बी गिविंग यू शॉर्टकट फॉर एवरी क्वेश्चन, अ फ्लो एंड अ शॉर्टकट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपके दिमाग में फिट करेंगे कि फिर आपको कोई दिक्कत ना जाए, बराबर। एग्जाम में आप बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द आंसर्स आप लिख कर आए, पूरे आंसर आप लिख के आए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन इज SRE पे है। SRE 2400 रिव्यू से डील करता है। पता है आपको, ऑडिट का छोटा भाई। जब हम शॉर्ट में चीजें चेक करते हैं, ऐसे तो रिव्यू के दो मतलब है, जूनियर काम खत्म कर ले तो सीनियर चेक करे, वो भी रिव्यू होता है, और शॉर्ट में चेकिंग करे, सिर्फ इंक्वायरी, पूछताछ और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियो एनालिसिस करे तो वो भी रिव्यू होता है। तो ऐसे तो रिव्यू पे बहुत कम क्वेश्चन है, तो उसमें एक क्वेश्चन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या क्वेश्चन है? रिव्यू असाइनमेंट अगर आपको ऑफर किया जाता है, सेम लाइंस पे अगर ऑफर किया जाता है तो एक्सेप्ट करने से पहले, रिव्यू असाइनमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले आपने कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी बातें आपने सोचनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कौन सी बातों का हमने ख्याल रखना चाहिए। बहुत आसान है। अब आप मेरे साथ एक फ्लो इमेजिन करिए कि हम लोग, एक क्लाइंट ने हमको बुलाया है और हम लोग 6 पॉइंट है, मैं आपको याद करवा दूंगा, एक सिंपल से फ्लो है। क्लाइंट ने हमको बुलाया है और हम लोग, नाउ वी आर, क्लाइंट ने बुलाया तो अब हम लोग जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग, हम उनके जा रहे हैं, उनके रिव्यू असाइनमेंट के लिए बुलाया है तो हम लोग जा रहे हैं उनसे, और जाके उनसे मिलके तय करेंगे कि रिव्यू असाइनमेंट लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो हम गए, जाते से हमने देखा क्लाइंट के साइड से जो टीम थी उसमें विजय माल्या साहब है, ठीक है, किंगफिशर वाले विजय माल्या साहब है, सत्यम वाले राजू साहब है, ठीक है, 2G वाले भी राजू साहब है। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। अगर जाते से हमको ऐसा लगा ये ऑनेस्ट लोग नहीं है, इनके ऑनेस्ट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, बहुत झूठ बोलते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, मार्केट में रेपुटेशन बहुत खराब है, हमको भी बेवकूफ़ बनाएंगे, हम पूरी तरीके से इन पे डिपेंडेंट है और ये बिल्कुल भरोसेमंद लोग नहीं है, डोंट एक्सेप्ट, करेक्ट, पहली बात। दूसरी, फिर हमने देखा कि अगर कोई भी चीज़ निगेटिव मिलती है तो डोंट एक्सेप्ट। फिर हमने देखा कि हमारे टीम के लोग गए और उनके पैर पड़ने लगे, सपोज उनके पैर पड़ने लगे, उनसे गले मिलने लगे, उनको बहुत हाई लो अच्छे से मिलने लगे, मतलब हमारी टीम उनसे जुड़ी हुई है। अगर ऐसा दिखता है कि हमारी टीम के पर्सनल रिलेशंस है, फाइनेंशियल रिलेशंस है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रिलेशंस है, इंडिपेंडेंस नहीं है, देयर इज़ नो इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस नहीं है हमारी टीम, अगर इंडिपेंडेंस नहीं है, अगर ऐसा हमको दिखता है, ठीक है, हमारी टीम के पास में, या फिर हमारी टीम ऐसी है कि हमारी टीम के पास में कॉम्पिटेंस भी नहीं हो, मतलब वो समझ ही नहीं पाते इस इंडस्ट्री को, हमने जाके देखा कि ये तो मिल रहा है, इंडिपेंडेंस नहीं है, डोंट एक्सेप्ट, करेक्ट। या फिर वो जो बातें कर रहे हैं वो सामने लोग वो इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रही, हमारी टीम कॉम्पिटेंस नहीं है, ठीक है, एथिकल रिक्वायरमेंट में एक बात आती है, कॉम्पिटेंस नहीं है, डोंट एक्सेप्ट,
ठीक है। दूसरी बात, हमारी टीम बहुत मिली हुई है, उनसे जुड़ी हुई है, डोंट एक्सेप्ट। फिर हम बैठे टेबल पे, ठीक है, टेबल पे बैठे, हमने बोला कि क्यों करवा रहे हो रिव्यू, कोई रैशनल रीजन नहीं है। भाई आपका एनुअल ऑडिट चल ही रहा है, आपका जब एनुअल ऑडिट चल रहा है तो एनुअल रिव्यू क्यों करवा रहे हो? कोई मतलब ऐसा तो नहीं है ऑडिट में आपको क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्ट मिली है ना? तो अभी आप रिव्यू करके रिव्यू रिपोर्ट अच्छी चाहते हो ताकि लोगों से ऑडिट रिपोर्ट छुपाए और सिर्फ रिव्यू रिपोर्ट को घुमाए। अगर कोई रैशनल रीजन नहीं है, डोंट एक्सेप्ट अगेन, ठीक है। फिर वो बोले कि रैशनल रीजन नहीं है, फिर उन्होंने बोला कि हम बैंक को हमने, ठीक है, ये रैशनल रीजन तो कुछ लग नहीं रहा है, आप क्यों करवा रहे हो, ऑडिट हो ही रहा तो नहीं, बोले हम बैंक में सबमिट करेंगे। तो बैंक का हमने अग्रीमेंट देखा, लोन अग्रीमेंट, उसमें बोला है कि वी एक्सेप्ट ओनली ऑडिट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड, रिव्यू रिपोर्ट सूटेबल भी नहीं लग रही, कोई पर्पस नहीं है, डोंट एक्सेप्ट। रिव्यू रिपोर्ट बना रहे हो लेकिन जिस बना रहे हो वहां पे सूटेबल नहीं है, ऑडिट रिपोर्ट इज एक्सपेक्टेड, डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है। फिर पर्पस भी नहीं लगा, ठीक है। चलो बोले आपके ऑफिस में एक राउंड लगाते हैं। ऑफिस में राउंड लगाने के लिए गए, पूछा अप्रैल के महीने में 15 दिन है, 15 अप्रैल से 30 अप्रैल, ठीक है, तब हम लोग को आपके लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, इंक्वायरी करनी पड़ेगी और पूरा डेटा लेना पड़ेगा। विल टेक, आपका पूरा डेटा भी हम लोग लेंगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए। बोले 15 दिन तो हमारे बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट स्टाफ है वो छुट्टी पे है, हम लोग उन सबको इंडिया के बाहर लेके जा रहे घुमाने के लिए। और बोले वो तब तक तो हमारा डेटा रेडी भी नहीं होता, मतलब आपका डेटा जो चाहिए वो भी मतलब वो नहीं रहेगा अवेलेबल, फिर हम काम क्या करेंगे, डोंट एक्सेप्ट। अब बाहर जा रहे थे, जाते वक्त हमने उन्होंने बोल दिया एमडी से बात नहीं करना, सीएफओ से बात नहीं करना, हमारे प्रोडक्शन हेड से बात नहीं करना, डोंट एक्सेप्ट। देखो 6 बातें हो गई। ऐसे लोग दिखे जो ऑनेस्ट नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, फ्रॉड में पूरे डूबे हुए हैं, डोंट एक्सेप्ट। हमारी टीम उनके साथ में जुड़ी हुई है, इंडिपेंडेंट नहीं है, एथिकली हम काम नहीं कर पाएंगे, डोंट एक्सेप्ट। करेक्ट, उनके पास कोई पर्पस नहीं मिल रहा, रैशनल पर्पस नहीं, क्यों करवा रहे, कुछ तो गड़बड़ है, डोंट एक्सेप्ट। करेक्ट, जो रिपोर्ट है वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएगी, मतलब इट कैन नॉट फुलफिल द पर्पस, पर्पस है लेकिन पर्पस फुलफिल नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट एक्सपेक्टेड है, डोंट अगेन एक्सेप्ट। राउंड लगा रहे थे हम लोग, तब हमको पता चला, राउंड लगा रहे थे तो राउंड लगाते वक्त हमको पता चला कि अरे यहाँ पे तो हम जब इनको काम करना चाहते हैं उस दिन का डेटा भी नहीं है, ना लोग है ना डेटा है, इंक्वायरी कैसे करेंगे, डेटा कैसे मिले, डोंट एक्सेप्ट। वापस जा रहे थे तो बोले ये रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारे लिमिटेशंस लगा रहे हो, ठीक है, डोंट एक्सेप्ट। करेक्ट, इस सीक्वेंस में अगर आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। और 6 के 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, हर क्वेश्चन में मैं आपको एवरी क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू अ ट्रिक टू रिमेंबर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पुराना है, पढ़ते वक्त ध्यान रखें, कंपाइलेशन। जैसे ही कंपाइलेशन वर्ड आया, SRS 4410 कंपाइलेशन के ऊपर है कि हमारा एक बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल कर रहा है और कंपाइल करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैनेजमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं कर रही है, नॉन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉन कंप्लायंस हुआ है मैनेजमेंट की वजह से, हम क्या करेंगे? देखिए, अगर आप डायरेक्ट कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले वापस। SRS 4410 एप्लीकेबल है, जो रिसेंटली रिवाइज भी हुआ, इट्स ऑन कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आप बोलेंगे ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपको पता है ऐसा फ्रेमवर्क जो पब्लिक एट लार्ज के लिए, सबके लिए, उसको जनरल पर्पस। AS पार्ट है जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का, मतलब ये असाइनमेंट जनरल पर्पस है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क को एक्सप्लेन करें कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क वो फ्रेमवर्क होता है जिससे बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक एट लार्ज, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सबके लिए, ठीक है, अथॉरिटी, सबके लिए सूटेबल हो, वो आप एक्सप्लेन करिए। फिर आप बताइए SRS 4410 के हिसाब से कंपाइल करते वक्त अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो फ्रेमवर्क है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से
कंपाइलर ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना चाहिए। ठीक है, 4410 आपने समझाया कि एएस जनरल पर्पस का जनरली पार्ट होता है और एएस और जनरल पर्पस की सारी बातें फॉलो करना, उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपाइल करना, ये जिम्मेदार, शुड कंपाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बट देयर इज अ नो कोऑपरेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए डेटा नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है। हम क्या करेंगे? अब कंक्लूजन हम बोलेंगे, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज गिव अस डेटा, आप हमको डेटा दीजिए जिससे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर पाए। अगर वो नहीं मानते, इफ यू डोंट अग्री, नहीं मान रहे वो, इफ दे डोंट अग्री, अगर अग्री नहीं करेंगे तो अब सुनिए ध्यान से, पुराने स्टैंडर्ड के हिसाब से ऐसे पर्टिकुलर केस में, इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, हम लोगों ने नोट्स टू अकाउंट्स हम कंपाइल कर रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट में साफ साफ लिखना चाहिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS 15 AS 22 फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, उसकी वजह से कौन से इनकम एक्सपेंस और बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी में प्रॉब्लम होगा, कितना प्रॉब्लम होगा, अगर एक्सप्लेन कर सको तो एक्सप्लेन कर दो, और अकाउंटेंट की रिपोर्ट में भी लिखो कि देखो AS फॉलो नहीं हुआ है, और डिटेल्स के लिए नोट्स टू अकाउंट्स देख ले। तो पुराने स्टैंड में ऐसा लिखा था कि ऐसी बातों को नोट्स टू अकाउंट्स में भी बताना चाहिए, और जो अकाउंटेंट की रिपोर्ट होती है वो अकाउंटेंट के रिपोर्ट में भी बताना चाहिए, दोनों चीजों में बताना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी नया जो स्टैंडर्ड है रिवाइज्ड, उसमें ऐसा लिखा है कि जब ऐसा नॉन कंप्लायंस हो, मिसस्टेटमेंट्स हो, तो डायरेक्टली विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो सर हम एग्जाम में क्या करें? सेफर साइड में रहने के लिए बेस्ट है पूरा एक्सप्लेन करिए जैसा है वैसा यहां पर, और नीचे बताइए कि एज पर न्यू स्टैंडर्ड, कि above answer is as per old standard, which is old standard SRS 4410 which is given in RTP, and as per the new standard के हिसाब से अगर ऐसा होता है कि वो मानते नहीं है, मिसस्टेटमेंट्स है, तो हम लोगों ने डायरेक्टली विड्रॉ कर लेना चाहिए। वी शुड डायरेक्टली विड्रॉ, क्लियर कट आपने बताना चाहिए। करेक्ट? ओके, सो वी आर थ्रू विथ वन मोर क्वेश्चन। 4 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 के जो 4 पार्ट्स थे वो हो गए। पहला क्वेश्चन 570 पे था, गोइंग कंसर्न को लेकर। दूसरा क्वेश्चन आपका प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, दैट वाज SAE 3420। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका रिव्यू पे था 2400, वो भी हो गया। और चौथा क्वेश्चन आपका 4410 पे था, SRS 4410, वो भी हो गया। 4 क्वेश्चंस हो गए। नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी 4 है SAS को लेकर, फिर हमारे SAS के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। As I said, every question I'll be giving you something जो आप दिमाग में फिट कर सके। क्वेश्चन नंबर 2A की मैं अगर बात करता हूँ तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है बेंचमार्किंग, ठीक है, के ऊपर है। मैं आपको बता दूं, ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन। आपको बेंचमार्किंग के ऊपर तो आपको बोलना पड़ेगा कि SA 320 जो मटेरियल से डील करता है वो पर्टिकुलर एप्लीकेबल है यहाँ पे। SA 320 में उन्होंने मेथड बताया, मटेरियलिटी को डिटरमाइन करने का मेथड बताया है, उसको बेंचमार्किंग प्रोसेस बोलते हैं। बेंचमार्किंग प्रोसेस में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन बेंचमार्किंग प्रोसेस? एक बेंचमार्क होता है, एक बेस होता है, उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो हमको मटेरियलिटी मिल जाती है, वी गेट मटेरियलिटी। लिख कर नहीं बता रहा हूं, समय कम है हमारे पास। जैसे प्रॉफिट का 5%, प्रॉफिट का 5% यू विल गेट मटेरियलिटी, करेक्ट? टोटल एसेट का 1% यू कैन गेट मटेरियलिटी, टोटल रेवेन्यू का 0.5% यू कैन गेट मटेरियलिटी। तीनों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। तो आप तीनों में आप ऐसे बेस सिलेक्ट कर सकते हैं, यू कैन सिलेक्ट द बेस, जो बेंचमार्क बोलते हैं उस पर परसेंटेज अप्लाई करेंगे तो आपको मटेरियलिटी। तो आपको समझाना पड़ेगा 320 एप्लीकेबल है, 320 बताता है कि मटेरियलिटी को कैसे डिटरमाइन करना चाहिए, हाउ टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी, बेंचमार्किंग प्रोसेस से एग्जाम्पल भी लिखिए। अब क्वेश्चन ये है कि जो बेंचमार्क सिलेक्ट करना है, बेस सिलेक्ट करना है, वो सिलेक्ट करते वक्त कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन से बातों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीजों का ख्याल रखना चाहिए बेस सिलेक्ट करते वक्त। तो इसका शॉर्टकट है एप्पल लव, ठीक है, थोड़ा अजीब सा है लेकिन मैंने बोला कि कोई बहुत ही सिंपल सा है। लेट्स सी, एप्पल लव, ए स्टैंड फॉर, ठीक है, हाईलाइटेड है,
ठीक है। एप्पल इज अ बेंचमार्क, ऐसे आप याद रखते हैं, एप्पल का फोन जो होता है, प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी सब लोगों के लिए बेंचमार्क होता है, सो दैट डिसाइड्स द बेंचमार्क। ठीक है, ऐसे आपके देखो शॉर्टकट होना भी चाहिए और उसको याद रखने के लिए उसको कॉन्सेप्ट से एसोसिएट करना जरूरी है। एप्पल इज अ बेंचमार्क, ठीक है, एप्पल द ए स्टैंड फॉर अटेंशन ऑफ द यूजर्स। यूजर्स का अटेंशन किस पे? अगर प्राइवेट आपके प्राइवेट बिजनेस हाउसेस है, सबका अटेंशन किस पे? प्रॉफिट्स 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 प्रॉफिट, सबको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। अगर प्राइवेट बिजनेस हाउसेस है, अगर ऐसी एंटिटी है, ऐसी कंपनीज है, सबका फोकस प्रॉफिट 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 पे है, सबका प्रॉफिट पे फोकस है, तो बेस में प्रॉफिट को ले लो। अगर गवर्नमेंट कंपनीज है, अगर गवर्नमेंट कंपनीज है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज का पूरा फोकस होता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर, सोसाइटी के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करे, ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर, तो गवर्नमेंट कंपनीज के केस में, गवर्नमेंट कंपनीज के केस में हम लोग बेस के अंदर वी कैन हैव टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर को हम लोग ले लेंगे। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना उनके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है और ना उनके लिए टोटल रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, उनके लिए कितने एसेट्स वो मैनेज कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो टोटल एसेट्स को ले लो। तो अटेंशन ऑफ द यूजर्स, जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका अटेंशन किस पे है, उस पे डिपेंड करेगा बेंचमार्क किस पे है। ठीक है, एल स्टैंड फॉर लाइफ साइकिल। ओला, उबर, ओला फ्लिपकार्ट, ओला फ्लिपकार्ट जो नए नए स्टार्टअप्स है, उबर तो पहले से बहुत, तो फ्लिपकार्ट और ओला जो स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप से कोई भी प्रॉफिट्स नहीं पूछ रहा। नो वन इज आस्किंग फॉर प्रॉफिट्स। फेसबुक जब शुरू हुआ था इनिशियली किसी ने प्रॉफिट नहीं पूछा, क्योंकि स्टार्टअप्स में पहले 5-6 साल, काफी साल तक लॉसेस है, फिर अगले 10-15 साल प्रॉफिट्स होंगे और तूफान प्रॉफिट्स होंगे। तो जो एंटिटीज अपने इनिशियल स्टेजेस में है, जो एंटिटी अपने इनिशियल स्टेजेस में है, इफ दे आर एट द इनिशियल स्टेजेस, करेक्ट, तो इनिशियल स्टेजेस में जो एंटिटीज है उनके लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं होता, उनके लिए टर्नओवर इंपॉर्टेंट होता है, क्या रेट से ग्रो कर रहे हैं, तो हम लोग बेस में टर्नओवर को रख सकते हैं। लेकिन रिलायंस जैसी कंपनी है, काफी साल हो गए, सालों साल हो गए, प्रॉफिट अब नहीं तो कब, तो उनके लिए प्रॉफिट को बेस, तो इनिशियल फेज में रेवेन्यू को बेस बना सकते हैं, लैटर फेज में प्रॉफिट को बेस बना सकते हैं। लाइफ साइकिल। ओ स्टैंड फॉर ओनरशिप। अगर पता चलता है कि बहुत बड़े बड़े ओनर्स हैं, 70% 80% शेयर एक पर्टिकुलर ग्रुप के फैमिली के पास है, पूरा कंट्रोल है उनके पास, तो प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर जो टैक्स होता है, पूरी जो अर्निंग है वो पूरी की पूरी वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है उसका, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बेस बना सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है, बहुत छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है, ठीक है, बहुत छोटे छोटे शेयर होल्डर्स है, तो ऐसे केस में प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड, छोटे छोटे शेयर होल्डर्स के ऊपर इतनी ताकत नहीं होती कि पूरा डिसीजन ले सके। सारे ट्रांसफर्स होने के बाद प्रेफरेंस, डिविडेंड, रिजर्व्स को ट्रांसफर, जो प्रॉफिट है उसको बेस बना सकते हैं। तो ओनरशिप किस तरह के ओनर्स है, किस तरह के ओनर्स है उस पर भी डिपेंड करता है, वेदर इट इज बिग ओनर्स और स्मॉल, उस पर भी डिपेंड करता है बेस में क्या रहेगा। फाइनेंसिंग पे डिपेंड करता है, ओनरशिप एंड फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसर्स बहुत ज्यादा है तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी ले लो। अगर डेट फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा है, डेट फाइनेंसिंग वालों को तो फिक्स रिटर्न मिलना है, उनके लिए नेट एसेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कहीं पैसा डूब ना जाए, उसको बेस बना लो। ठीक है, वी स्टैंड फॉर, जो भी बेस सिलेक्ट करो बहुत वोलेटाइल नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी वेरी वोलेटाइल, बहुत वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया तो कभी कभी मोटिलिटी ज्यादा, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा होगा तो हम क्लाइंट, हमारी टीम कंफ्यूज हो जाएंगी और क्लाइंट की टीम भी कंफ्यूज हो जाएंगी, एवरीवन विल गेट कंफ्यूज, शुड नॉट बी वोलेटाइल। एंड ई स्टैंड फॉर इट शुड बी वन ऑफ द एलिमेंट, ये एक एलिमेंट होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जैसे नेट एसेट इज एलिमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही बनता है, प्रॉफिट इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टोटल रेवेन्यू इज एलिमेंट, टोटल एसेट इज एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलिमेंट होना चाहिए। लोगों के अटेंशन ऑफ यूजर्स के हिसाब से होना चाहिए, लाइफ साइकिल के हिसाब से होना चाहिए, ओनरशिप और फाइनेंसिंग के हिसाब से होना चाहिए, वोलेटिलिटी के हिसाब से होना चाहिए, एंड आखिरी में इट शुड बी वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फिर से मर्टिलिटी पे क्वेश्चन है कि क्या मर्टिलिटी को बदल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2B में आप बताएंगे कि
SA320 एप्लीकेबल है मटेरियलिटी। SA320 फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी के बारे में बोलता है, ठीक है। बेंचमार्क के ऊपर परसेंटेज निकाल के जो मटेरियलिटी मिलती है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी, ठीक है। सपोज मैं बोलता हूँ 100 लाख के प्रॉफिट है और 5% हमने अप्लाई किया, 5 लाख रुपए, 5 लाख इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो मटेरियलिटी होती है जनरली सेम मटेरियलिटी होती है एरिया लेवल पर भी। सर इसका मतलब फिक्स एसेट के लिए भी मटेरियलिटी 5 लाख होगी, इन्वेस्टमेंट के लिए 5 लाख, करंट एसेट्स के लिए 5 लाख, कैपिटल के लिए 5 लाख, रिजर्व्स के लिए 5 लाख, करंट लायबिलिटीज के लिए 5 लाख, आपकी इनकम एक्सपेंस सब के लिए 5 लाख होगी। मतलब किसी भी एरिया से अगर 5 लाख के ऊपर की गलती हुई तो उसको मटेरियल मानेंगे, बिल्कुल। और अगर सभी जगह की गलतियां एडअप करके, सभी जगह की गलतियों को एडअप कर दें, इफ वी एड देम अप एंड इफ दैट इज क्रॉसिंग द मटेरियलिटी लेवल तो उसको भी हम मटेरियल बोलेंगे। तो जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मटेरियलिटी होती है वही मटेरियलिटी एरिया लेवल मटेरियलिटी भी वही होती है जनरली। अगर if a particular area is very sensitive and very important, correct, then we can option है, we can have, ठीक है, lower materiality just to be more cautious, और cautious रहने के लिए we can have lower materiality। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। हमको पता चलता है कि फार्मा कंपनी है तो वहां पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, फार्मा कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का एक अपना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस, क्योंकि जो कंपनी का रिसर्च बहुत अच्छा होगा उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो लोग बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिकली एनालाइज करते हैं, कितना खर्चा किया, कितना इंक्रीज है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, करेक्ट, कितना प्रोडक्ट, कितना डेवलपमेंट हुआ है, सब कुछ देखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि भले ही हमने 5 लाख रुपए रखी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो एक्सपेंडिचर है उसकी मटेरियलिटी हम 1 लाख रख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव एरियाज है उसकी मटेरियलिटी हम लोग रकम रख सकते हैं। तो यू शुड एक्सप्लेन SA320, यू शुड एक्सप्लेन व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियलिटी, यू शुड एक्सप्लेन व्हाट इज एरिया लेवल मटेरियलिटी, एंड यू शुड एक्सप्लेन कि कब हम उसको कम रखते हैं। फिर आगे आपको बताना है कि नेक्स्ट आपको बताना है कि मटेरियलिटी ऐसी चीज है जिसको हम लोग इनिशियल स्टेजेस पे, मटेरियलिटी ऐसी चीज है जो हम इनिशियल स्टेजेस पे, प्लानिंग स्टेज पे जिसको तय करते हैं शुरुआत में, करेक्ट, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान में रख के, बट वी कैन चेंज इट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मटेरियलिटी कैन बी चेंज्ड। आपको बोलना है SA320 अलाउ करता है, बताता है, एक्सप्लेन करता है कि मटेरियलिटी को इनिशियल डिसीजन के बाद में कभी भी उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, वी कैन चेंज इट, हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम उसको बदल सकते हैं, ठीक है, उसको हम रिवाइज कर सकते हैं, उसको रिवाइज करना वेरी मच पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल टू रिवाइज इट, ये आपको एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक्सप्लेन करना है कि इस प्रेजेंट केस में, यहां पे केस डिस्कशन, ऐसे का रेफरेंस दिया है, ऐसे की बातें समझे। इस प्रेजेंट केस में क्या बोल रहा है कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, ठीक है, और उससे कंपनी में बहुत असर पड़ रहा है। एग्जांपल देता हूं, सपोज हमारी कंपनी में हिमाचल प्रदेश में एक फैक्ट्री थी, देयर वाज अ फैक्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, जो बहुत लॉस हमको हो रहा था, तो बहुत लॉस हो रहा था, कंपनी बहुत प्रॉब्लम में थी वो फैक्ट्री की वजह से, बिकॉज इट वाज गिविंग लॉट ऑफ लॉसेस। तो कंपनी सोचने के बाद अपने पूरे तैयारी के बाद उन्होंने सोचा कि ये फैक्ट्री हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग उसका बिजनेस बंद कर देते हैं, वो प्रोडक्ट का बिजनेस बंद कर देते हैं, एंड वी विल ओनली डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर अवर कॉम्पिटिटर के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, ठीक है, कॉम्पिटिटर के लिए काम करेंगे, तो हम लॉसेस से बच जाएंगे, वी विल सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम लॉसेस से हम बच जाएंगे और हम लोग नॉमिनल प्रॉफिट्स में चलेंगे। नॉमिनल प्रॉफिट्स आर एनी टाइम मच बेटर देन इनकरिंग लॉसेस। इस डिसीजन की बहुत चर्चा हुई, बोर्ड में डिस्कशन हुआ, मीडिया में डिस्कशन हुआ, शेयर मार्केट में डिस्कशन हो रहा है, एवरीवन इज गेटिंग, क्योंकि इससे कंपनी में बहुत इंपैक्ट होगा, ये डील से, ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से, ये पर्टिकुलर डील से कंपनी बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। अब सुनिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। जब भी ऑडिट में आपको ऐसा लगे कि कंपनी के किसी बिजनेस की
कंपनी के किसी बिजनेस की, किसी लोकेशन की, किसी कंपोनेंट का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम्पल, बहुत बढ़ गया है, तो वो एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया उसके ऊपर डिस्कशन कर रही है, ध्यान दे रही है, उसको एनालाइज कर रही है, वो एरिया बहुत सेंसिटिव हो जाता है। तो हमने उसकी मैच्योरिटी को लोअर कर देना चाहिए। जैसे रिसर्च में हमने बोला था 5 लाख से 1 लाख कर दो, यहां पर भी लोअर कर देना चाहिए, करेक्ट। तो यहां पे आपको बताना है कि डेफिनेटली वी शुड री इवैल्यूएट, हमने री इवैल्यूएट करना चाहिए, ठीक है। तो पहले 2 क्वेश्चन थे, मॉर्टेलिटी पे थे। पहले में बेंचमार्किंग के बारे में डिस्कशन था, बेंचमार्क कैसा सिलेक्ट करें। दूसरे में डिस्कशन था कि क्या हमने क्या रीवैल्यूएट करना चाहिए क्या, तो डेफिनेटली हमने रीवैल्यूएट करना चाहिए, वी शुड री इवैल्यूएट, ठीक है। मैंने बोला किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, सीधा वो क्वेश्चन देखिए, ठीक है। रात को सोने से पहले आप कान में लगा लीजिए, ये आपको आप सुनते जाइए, सुबह उठने के बाद जब भी पढ़ाई नहीं हो रही है सुनिए, बहुत काम आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2C, ये ऐसे 800 पे है, ये लगातार 2 बार एग्जाम में आया था। बच्चे बोले अरे एक एग्जाम में पूछा, दूसरे में नहीं पूछेंगे, पूछ लिया था। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, लेकिन अगर आप इसमें सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो आपको 7 पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं क्या क्वेश्चन है कि अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क मतलब ऐसा फ्रेमवर्क जो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं, सिर्फ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनना, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क सिर्फ डिबेंचर होल्डर्स के लिए स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, करेक्ट। तो जब कुछ ही लोगों के लिए तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, ठीक है। सपोज एक जॉइंट वेंचर है आपका और मुकेश भाई का, आपने 5% पैसे लगाए, मुकेश भाई ने 95%। मुकेश भाई को आपके हुनर पे विश्वास है तो उन्होंने 95% पैसा लगाया, एग्जाम्पल। वो जॉइंट वेंचर है, अभी तक उन्होंने कंपनी नहीं बनाई, इट इज अनइनकॉर्पोरेटेड, तो ऑडिट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन अग्रीमेंट में लिखा है जॉइंट वेंचर के अग्रीमेंट में कि किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, क्या फॉर्मेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, ठीक है। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ आपके लिए और मुकेश भाई 2 लोगों के लिए बन रहे। तो अनइनकॉर्पोरेटेड जॉइंट वेंचर्स जो है उनमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ जॉइंट जो वेंचर्स है उनके लिए बनते हैं, वो भी स्पेशल पर्पस में आते हैं, ठीक है। तो उनकी प्लानिंग कैसे करना अगर ऐसे ऑडिट्स आपको मिले। अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का ऑडिट मिला तो पहले जनरल पॉइंट, ऐसे 800 का रेफरेंस देंगे पूरा, उसमें लिखेंगे वी विल सी वेदर द एंटिटी इज प्रिपेयरिंग स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस ऑल्सो, ठीक है। इफ दे आर नॉट प्रिपेयरिंग जनरल पर्पस, अगर जनरल पर्पस प्रिपेयर नहीं कर रहे, अगर जनरल पर्पस प्रिपेयर नहीं कर रहे तो स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर बहुत ज्यादा उनका इंपॉर्टेंस बढ़ गया तो प्लानिंग में और ध्यान देना पड़ेगा। तो जनरल पॉइंट्स ऐसे 800 का रेफरेंस दो और जनरल पर्पस, और आप बताइए कि अगर जनरल पर्पस नहीं है सिर्फ स्पेशल पर्पस है तो प्लानिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी। अब स्पेसिफिक टू द पॉइंट 5 पॉइंट है, सुन लीजिए। प्लानिंग करते वक्त वी शुड अलोकेट, प्लानिंग करते वक्त हम लोगों ने बहुत ज्यादा समय और बहुत ज्यादा रिसोर्सेस हमने अलोकेट करने चाहिए इनिशियली स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करने में, इवैल्यूएट करने में, समझने में और उसके इंप्लीमेंटेशन में। वी शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन रीडिंग इट, अंडरस्टैंडिंग इट एंड वी शुड प्लानिंग में कि उसका इंप्लीमेंटेशन बराबर हुआ है कि सब, प्लानिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। दूसरा, प्लान करते वक्त जब हम प्लान कर रहे हैं, प्लान करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि सारे स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का कंप्लायंस हो। ऐसे 200 से लेकर ऐसे 700 तक, 200 से लेकर 700 तक, सारे के सारे जितने भी स्टैंडर्ड्स है सबके कंप्लायंस की प्लानिंग करनी पड़ेगी, सबको इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा। तीसरी बात, कुछ स्टैंडर्ड्स का इंप्लीमेंटेशन बदल जाएगा। जैसे ऐसे 320 में ये एग्जांपल दिया है वहां पे, जैसे ऐसे 320 में
मैं बात करता हूं ऐसे 320 की, तो ऐसे 320 में ऐसे 320 में दे से कि पब्लिक एट लार्ज को ध्यान में रखना चाहिए टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी। सपोज मैंने बोला आपको फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल दिया था, फार्मा कंपनीज में पब्लिक एट लार्ज के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पब्लिक एट लार्ज के लिए सपोज फ्यूल कॉस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दैट इज नॉट मटेरियल, उसको मटेरियल नहीं मानना चाहिए, ठीक है। लेकिन स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में पब्लिक एट लार्ज नहीं, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किस पे ध्यान देते हैं, उसको ध्यान देना चाहिए। तो प्लानिंग करते वक्त ध्यान देना है, कुछ स्टैंडर्ड्स का एप्लीकेशन बदल जाएगा। जहां जहां पे पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक रिक्वायरमेंट के बारे में सोचते थे, उसको छोड़ के स्पेसिफिक यूजर्स, जो स्पेसिफिक यूजर्स है उसके रिक्वायरमेंट के बारे में हम लोगों ने सोचना चाहिए। वी शुड थिंक अबाउट देम, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है प्लानिंग करते वक्त आपको जो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपको गवर्न कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट की बात है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में अगर लिमिट दी है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है मर्टिलिटी शुड बी 10 लाख, तो कॉन्ट्रैक्ट की बातें हमको फॉलो करनी पड़ेगी। तो प्लान करते वक्त कॉन्ट्रैक्ट की बातों को कैसे फॉलो करेंगे उस पर भी आप ध्यान दें। लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ठीक है, यू शुड प्लान वेदर टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी और नॉट। दोष चार्ज विद गवर्नेंस से कम्युनिकेट करे या ना करे, आपने देखना चाहिए इस टीसीडब्ल्यूजी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली टीसीडब्ल्यूजी में ऑडिट कमेटी होती है, ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी होती है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करना, जनरली क्वार्टरली एंड एनुअल। तो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट में हम लोग ऑडिट कमेटी से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन करते हैं। लेकिन सपोज ट्राई के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं, इट इज नॉट इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डिबेंचर होल्डर के लिए बन रहे हैं, इट इज नॉट इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेक्ट। तो अगर उनके जिम्मेदारी में नहीं आता, इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड, तो प्लानिंग करते वक्त डोंट कंसिडर कम्युनिकेशन विद देम, ठीक है। आखिरी पॉइंट था। तो ऐसे 800 की अगर स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट की प्लानिंग करनी है, पहले 2 जनरल बातें, 800 का रेफरेंस दीजिए और देखिए इफ इट्स ओनली स्पेशल पर्पस इंपॉर्टेंस इज मच मोर। फिर स्पेसिफिक 5 बातें प्लानिंग करते वक्त स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क को समझने और इंप्लीमेंटेशन उसको चेक करने के लिए अच्छा समय दीजिए। सारे एसएस का कंप्लायंस होगा, कुछ एसएस का कंप्लायंस बदल जाता है, जैसे ऐसे 320, और कॉन्ट्रैक्ट के कंप्लायंस के बारे में भी समय दीजिए। और आखिरी में टीसीडब्ल्यूजी से कम्युनिकेट करे या ना करे उस पर आपने ध्यान देना चाहिए। 5 बातें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बचपन का ऐसे है, ये जनरली सबको आता है, ठीक है। ऐसे 510 510 के ऊपर कि अगर आपको इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, मतलब पिछले साल ऑडिट हुआ नहीं है या किसी और ने किया है, तो आपने ओपनिंग बैलेंसेस कैसे चेक करने चाहिए। लोगों के मन में डाउट था ओपनिंग बैलेंसेस कैसे चेक करें, एक ज़बरदस्त सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ, उसको फॉलो करें, ठीक है। मैंने लिख कर भी दिया है, उसको वहाँ पे लिख कर दिया है, बहुत बहुत आसान, सिंपल। नंबर 1, ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करना है तो 510 के हिसाब से पिछले साल के यू शुड पिकअप लेजर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर and you should see that closing balances of the ledger जो closing balances है ledger के, वो बराबर इस साल opening balances बने हैं क्या, whether they have become opening balances in the current year। तो पिछले, ठीक है, you should match opening balances with the closing balances of the ledger। Second, you should agree them with the last year audited financial statement if any, वो हो तो उससे अग्री करना चाहिए। You should read last year audit report if any and you should see whether it's clean report or qualified or modified, वो देखना चाहिए। So you'll understand whether opening balances are misstated or not। Next, when you see these audit report financial statement, you should read significant accounting policies। बच्चे बात भूल जाते हैं। We should see consistency of the accounting policies। देखो सारे points connected है, पिछले साल के लेजर से देखना, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैच करना, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी का कंप्लायंस देखना। जो पॉलिसीज ओपनिंग बैलेंस में है वही पॉलिसीज आपके साल भर चलनी चाहिए।
शुड गो ऑन थ्रू आउट द ईयर, साल भर चलनी चाहिए और कंसिस्टेंसी देखना जरूरी है। और एक चीज, अगर इस साल कोई प्रायर पीरियड आइटम है तो आपने चेक करना चाहिए कि प्रायर पीरियड आइटम मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल क्या गलती थी, किसका रेक्टिफिकेशन हुआ, बराबर रेक्टिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, ये आपने चेक करना चाहिए। यू शुड चेक इट। गेटिंग दिस पॉइंट, समझ रहे आप? ओके। फिर दो अच्छे पॉइंट है बहुत, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल से दो। यू शुड ट्राई टू ऑब्टेन एविडेंस अबाउट ओपनिंग बैलेंस। आपने कोशिश करनी चाहिए ओपनिंग बैलेंस का एविडेंस अब ऑब्टेन करें बाय व्हाइल परफॉर्मिंग करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर। मतलब मैं फिक्स एसेट चेक कर रहा था तो मैंने देखा एक्विजिशन डेट पिछले साल के पहले है, मतलब अप्रैल के पहले है, मतलब वो ओपनिंग बैलेंसेस में भी होगा। फिक्स एसेट का वेरिफिकेशन करते वक्त, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन करते वक्त आप देखिए कि डेट ऑफ एक्विजिशन अगर पहले का है तो ओपनिंग बैलेंस में भी वो एग्जिस्ट करते थे, दे एग्जिस्टेड एट द ओपनिंग बैलेंस ऑल्सो, एविडेंस मिल जाता है आपको। करेक्ट। डेटर्स क्रेडिटर्स में सब्सिक्वेंट रिकवरी, सब्सिक्वेंट पेमेंट हो रहा है, इफ सब्सिक्वेंट रिकवरी इज हैपनिंग, सब्सिक्वेंट पेमेंट इज हैपनिंग, अगेन आपको वो एविडेंस मिलता है कि डेटर्स एग्जिस्टेड, डेटर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, क्रेडिटर्स एग्जिस्ट कर रहे थे। करेक्ट। जब आप कंफर्मेशन ले रहे हो डेटर क्रेडिटर का तो पिछले साल का भी आप कंफर्मेशन ले लीजिए, पिछले साल के बैलेंस का। सो दे वांट टू से कि करंट ईयर ऑडिट प्रोसीजर लगाते वक्त ही यू कैन ऑब्टेन लॉट ऑफ एविडेंस अबाउट द ओपनिंग बैलेंस, उतना काफी है। फिर आगे आखिरी पॉइंट बोलते हैं, इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत महसूस होती है, अगर जरूरत महसूस होती है, इफ रिक्वायर्ड, तो आप स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर लगा सकते हैं। सपोज ओपनिंग स्टॉक में थोड़ा हमको गड़बड़ लग रहा है तो आपको पता है एक रिको है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस सेल्स इक्वल टू क्लोजिंग। आप बैलेंसिंग फिगर निकालकर ओपनिंग स्टॉक निकाल लीजिए, क्वांटिटी वाइज, वैल्यू वाइज, देखिए ओपनिंग बैलेंस बराबर आ रहा है क्या। ओपनिंग बैलेंस की आप वर्किंग नोट ले लीजिए, ओपनिंग बैलेंस के आप वर्किंग नोट्स जो होंगे वो आप पूरे चेक कर लीजिए। ओपनिंग बैलेंस को आप पिछले सालों से मैच कर लीजिए, ओपनिंग रेशियोज आप निकाल लीजिए। अगर आपको डाउट आता है कि कहीं पे कोई ओपनिंग बैलेंस में गड़बड़ है तो यू शुड एक्सटेंड ऑडिट प्रोसीजर। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स लिखते हैं, ये सीक्वेंस में अगर आप याद रखते हैं तो आप बेहतरीन आंसर लिख पाएंगे। ठीक है, यहां पे हम लोग ऐसे के सारे क्वेश्चन आंसर्स हमारे खत्म हो जाते हैं। वी कवर ऑल ऑफ देम, सारे के सारे हमारे खत्म हो जाते हैं। 8 क्वेश्चंस दैट कैन 8 into 5, 40 मार्क के, 40 मार्क्स के ऐसे के क्वेश्चंस यहां पे हम खत्म कर रहे हैं।